आज मैं रोटर डायनामिक्स के बारे में बात करूंगा। रोटर डायनामिक्स एक वास्ट सब्जेक्ट है और इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट भी है, लेकिन समझने में थोड़ा डिफिकल्ट भी है। इसलिए मैंने कोशिश की है कि इसे मल्टीपल वीडियो में समझा जाए। ये वीडियो इस सीरीज का पहला वीडियो है जिसमें हम लोग बेसिक्स ऑफ रोटर डायनामिक्स समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट डिस्कशन ऑन बेसिक्स ऑफ रोटर डायनामिक्स। पहला क्वेश्चन आता है कि व्हाई रोटर डायनामिक्स इज रिक्वायर्ड। सी, दिस इज ए एक्सपेंडर व्हील। ये एक्सपेंडर व्हील जस्ट एक साल के ऑपरेशन में डैमेज हो गया था। यू सी द फेलियर, यहाँ क्रैक हो गया है, ये चिप्स निकल गए हैं। दूसरा फोटोग्राफ देखिए, ये कंप्रेसर का व्हील है। ये कंप्रेसर का व्हील 3 मंथ्स ऑफ ऑपरेशन में डैमेज हो गया। यू सी दिस फेलियर, यहाँ फेलियर है, इसमें क्रैक्स भी आ गए थे। ये ब्रिज दिख रहा है, ये ब्रिज 4 मंथ्स ऑफ ऑपरेशन में कोलैप्स्ड हो गया था। जिसमें आपको बता दूं, ये दो का एनालिसिस तो हुआ था रोटर डायनामिक्स, लेकिन समवेयर इट इज मिस्ड आउट। इट वाज नॉट डन प्रॉपरली एंड बिकॉज ऑफ दिस ये फेलियर हुए हैं। ये ब्रिज 1940 की कहानी है। इसमें तो उस समय रोटर डायनामिक्स पे लोग ध्यान भी नहीं देते थे। एंड आई टेल यू, आफ्टर दिस फेलियर पीपल स्टार्टेड थिंकिंग ऑफ रोटर डायनामिक्स। उसके बाद से लोगों ने इसके बारे में, रोटर डायनामिक्स के बारे में सोचना शुरू किया। तो दिस इज द नीड। इसके अलावा मैं कुछ ऑब्जर्वेशन बताता हूँ। अगर कोई मशीन चलाते हैं आप, लाइक कंप्रेसर स्टार्ट किया आपने, प्रोमोटर ड्राइव, तो जब रैंप करते हैं तो आप देखते होंगे कि ड्यूरिंग रैंप अप वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा जाता है। एंड उस वाइब्रेशन को टेक केयर करने के लिए आप ट्रिप मल्टीप्लायर कर देते हैं और वाइब्रेशन बाईपास कर देते हैं ड्यूरिंग रैंप अप। क्यों करते हैं? दैट मीन्स रोटर इज पासिंग थ्रू द क्रिटिकल स्पीड। समटाइम ये भी देखते हैं नो डुअल जोन आता है, मशीन को हम उस स्पीड पे चलाते भी नहीं है जहाँ क्रिटिकल स्पीड आता है। तो ये सब जस्ट ऑब्जर्वेशन है जो आपको बताता है कि अगर आपने मशीन को क्रिटिकल स्पीड के पास चलाया या कोई अदर नेचुरल फ्रीक्वेंसी के पास चलाया तो देयर विल बी चांसेस की रेजोनेंस हो सकता है। एंड दैट इज व्हाई इट इज नाउ इम्पोर्टेंट टू एनालाइज थ्रू रोटर डायनामिक्स। तो आप समझ गए कि व्हाई इट इज रिक्वायर्ड। सो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज रोटर डायनामिक्स। अगर सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो रोटर का एनालिसिस करना है टू इंश्योर दैट रोटर इज सेफ फॉर पर्टिकुलर ऑपरेशनल स्पीड। जिस स्पीड पे रोटर चल रहा है ऐसा ना हो कि उसके आसपास कोई भी क्रिटिकल स्पीड हो या कोई भी नेचुरल फ्रीक्वेंसी हो, चाहे टॉर्शनल हो या क्या बोलते हैं लेटरल हो या डिस्क हो, नहीं होना चाहिए। अगर है तो देयर इज ए पोटेंशियल रिस्क, डैमेज हो सकता है। एनालिसिस को मेनली 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक जो है लेटरल नेचुरल फ्रीक्वेंसी एनालिसिस, इसमें क्रिटिकल स्पीड के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड पॉइंट नंबर 2 जो है टॉर्शनल नेचुरल फ्रीक्वेंसी एनालिसिस, इसमें ट्विस्टिंग मोशन होता है रोटर का। एंड थर्ड इज द डिस्क नेचुरल फ्रीक्वेंसी, इसमें डिस्क का नेचुरल फ्रीक्वेंसी होता है। तो ऑल थ्री टाइप ऑफ एनालिसिस कवर्स ए टोटल रोटर डायनामिक्स एनालिसिस। इसका डिटेल एनालिसिस कमिंग वीडियोस में करेंगे, बट इस वीडियो में ब्रीफली समझते हैं कि ये सब क्या है, व्हाट इज लेटरल, व्हाट इज टॉर्शनल एंड व्हाट इज नेचुरल फ्रीक्वेंसी। लेटरल नेचुरल फ्रीक्वेंसी आप समझ लिए, दिस इज ए रोटर। ये दो बेयरिंग 1 एंड बेयरिंग 2 पे सपोर्टेड है एंड सेंटर में मास्क है। रोटर का मूवमेंट विच इज हैपनिंग परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द शाफ्ट। आप देखिए यहाँ से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव हो रहा है रोटर। तो इस टाइप के नेचुरल फ्रीक्वेंसी अगर होते हैं तो उसको बोलते हैं लेटरल नेचुरल फ्रीक्वेंसी। एनालिसिस कैसे करते हैं? एनालिसिस पहले बेयरिंग को स्टिफ मान के करते हैं। अगर बेयरिंग को स्टिफ कर दो तो एक कैटेगरी होगा, उसको बोलते हैं रिजिड बेयरिंग सपोर्ट। अगर बेयरिंग में स्टिफनेस कम कर दिया जाए तो वो फ्लेक्सिबल बेयरिंग बन जाता है, तो उसको बोलते हैं फ्लेक्सिबल बेयरिंग सपोर्ट। मेन डिफरेंस ये होता है, अगर रिजिड बेयरिंग सपोर्ट है तो बेयरिंग में भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, शाफ्ट में भी डिस्प्लेसमेंट इस पोजीशन और इस पोजीशन पे नहीं होगा।
अगर फ्लेक्सिबल समझते हैं इसको, अगर स्टिफनेस कुछ वैल्यू रखते हैं, इनफाइनाइट नहीं करते हैं, तो बेयरिंग में भी स्टिफनेस होगा, शाफ्ट सॉरी बेयरिंग में भी डिस्प्लेसमेंट होगा, शाफ्ट में भी डिस्प्लेसमेंट होगा, उसको बोलते हैं फ्लेक्सिबल बेयरिंग सपोर्ट। तो टोटल 4 कैटेगरी हो गया। अगर मैं रिजिड बेयरिंग कंसीडर करता हूँ तो इसमें अनडैम्प्ड रोटर एंड डैम्प्ड रोटर आ जाएगा। सिमिलरली अगर फ्लेक्सिबल इसको कर देता हूँ तो इसमें भी दो हो जाएंगे, अनडैम्प्ड रोटर एंड डैम्प्ड रोटर। तो टोटल 4 कैटेगरी हो गया, जिसका कंप्लीट डिटेल हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में जस्ट टू अंडरस्टैंड कि ये सब होता क्या है। सो एज ए सेड, लेटरल नेचुरल फ्रीक्वेंसी को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं क्रिटिकल स्पीड में। कैसे समझते हैं? क्रिटिकल स्पीड व्हेन lateral natural frequency is equal to operating speed, क्या हो जाएगा? There will be resonance and that corresponding speed is called the critical speed. तो क्रिटिकल स्पीड अगर आपको और बेटर से समझ सकते हैं कि अगर किसी रोटर का क्रिटिकल स्पीड 12,000 आरपीएम है, इसका ये मतलब हो गया कि लेटरल लेटरल नेचुरल फ्रीक्वेंसी रोटर 12,000 साइकिल पर मिनट है, क्योंकि सीपीएम एंड आरपीएम का यूनिट सेम होता है। टू गेट द साइकिल पर सेकेंड, मतलब साइकिल पर मिनट से अगर साइकिल पर सेकेंड करना है, दैट इज हर्ज, तो 60 से डिवाइड करना है। तो इसका मतलब नेचुरल फ्रीक्वेंसी इन हर्ज विल बी 12,000 डिवाइड बाय 60 इज 200 हर्ज। इसका मतलब किसी रोटर का क्रिटिकल स्पीड 12,000 आरपीएम है, इसका मतलब उसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी 200 हर्ज है। सो देयर इज ए रिलेशनशिप बिटवीन क्रिटिकल स्पीड एंड नेचुरल फ्रीक्वेंसी। क्रिटिकल स्पीड का मोड शिफ्ट देखिए, ये तो जस्ट एन एग्जांपल है। फर्स्ट क्रिटिकल स्पीड, सेकंड क्रिटिकल स्पीड, थर्ड क्रिटिकल स्पीड। एज ए सेड, ये बेयरिंग का वन पोजीशन, बेयरिंग नंबर 1 है, बेयरिंग नंबर 2 है। यहाँ देखिए डिस्प्लेसमेंट नहीं है, और शेप ये शाफ्ट में भी नहीं है, ना ही बेयरिंग में है। और शेप देखिए, ये फर्स्ट मोड और फर्स्ट क्रिटिकल स्पीड। सिमिलरली ये सेकंड क्रिटिकल स्पीड है, and this is the third critical speeds and different speed। आप देखिए higher the critical speed the value also increases, like फर्स्ट का 995 है, सेकंड का 23,873 आरपीएम है, एंड थर्ड का 37,433 आरपीएम है। लेटरल नेचुरल फ्रीक्वेंसी एनालिसिस कैसे करते हैं? तो ब्रॉडली इट हैज 3 कैटेगरी। पहला है सेपरेशन बिटवीन द नेचुरल फ्रीक्वेंसी एंड एक्साइटिंग फ्रीक्वेंसी। तो पहला आपको क्या करना है? नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकालना है, डेट इज क्रिटिकल स्पीड निकालना है। देन नेक्स्ट क्या है? एक्साइटिंग फ्रीक्वेंसी निकालना है, उसको फोर्स फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। और फिर चेक करना है कि देयर इज सेपरेशन, सफिशिएंट सेपरेशन होना चाहिए बिटवीन द नेचुरल फ्रीक्वेंसी एंड एक्साइटिंग फ्रीक्वेंसी। सेपरेशन मीन्स गैप होना चाहिए, दोनों का वैल्यू में गैप होना चाहिए। टिपिकली 15% सेपरेशन शुड बी अवेलेबल बिटवीन द नेचुरल फ्रीक्वेंसी एंड एक्साइटिंग फ्रीक्वेंसी के बीच होना चाहिए। इससे कम है तो इट इज नॉट कंसिडर्ड सेफ। दूसरा जो चेक है स्टेबिलिटी चेक, इसमें इंश्योर करते हैं कि रोटर का डैम्पिंग इतना होना चाहिए कि लॉग डिक्रीमेंट का वैल्यू 0.3 और अबव होना चाहिए। देयर इज a relationship between log decrement and the rotor damping which we'll discuss next time। इससे क्या होता है कि अगर लॉग डिक्रीमेंट ज़्यादा होता है तो क्रिटिकल स्पीड अगर टाइम के साथ ग्राफ खींचा जाए तो उसका एम्पलीट्यूड ड्रास्टिकली कम हो जाता है, विच इज कंसिडर्ड एज ए स्टेबल रोटर। थर्ड जो है अनबैलेंस रिस्पॉन्स प्लॉट। इसमें प्लॉट्स आर मेड ऑन द speed versus amplitude at bearings or probe location. If peaks are observed at the plot indicating critical speed or higher amplitude at or near operating speed range, rotor balancing is recommended or bearings are analyzed to reduce the amplitude to acceptable level। तो ब्रॉडली 3 कैटेगरी हो गया। एक हो गया सेपरेशन बिटवीन नेचुरल फ्रीक्वेंसी एंड एक्साइटिंग फ्रीक्वेंसी, दूसरा हो गया स्टेबिलिटी चेक्स, एंड तीसरा हो गया अनबैलेंस रिस्पॉन्स प्लॉट। नेक्स्ट जो है टॉर्शन नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ट्विस्टिंग अल्टरनेटिंग मोशन ऑफ द शाफ्ट इज कॉल्ड टॉर्शन नेचुरल फ्रीक्वेंसी। जैसे ये डिस्क 1 है, डिस्क 2 है, एक इस डायरेक्शन में डिस्क मूव कर रहा है, दूसरा ऑपोजिट डायरेक्शन मूव कर रहा है। डिस्क की वजह से नेचुरल फ्रीक्वेंसी शाफ्ट रोटर में होता है। अगर डिस्क नहीं है तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी नहीं हो सकता है। इसलिए दो डिस्क से एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी हो सकता है। अगर एक डिस्क है तो दूसरा शाफ्ट एंड फिक्स्ड होना चाहिए, तो एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगा।
इसका मतलब अगर एक शाफ्ट के नंबर ऑफ डिस्क बढ़ा दिया जाए, अगर दो है तो एक कम कर दीजिए, 2 - 1 एक हो गया। अगर तीन डिस्क है तो 3 - 1 टू होंगे, टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी। अगर एक एंड फिक्स है तो जितने डिस्क उतनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी। जैसे अगर एक और डिस्क अगर लगा दो तो दो नेचुरल फ्रीक्वेंसी हो जाएंगे। सेम थिंग इज रिटन हियर, minimum two discs are needed to each end of the shaft to have one torsion frequency. If shaft is fixed at one end, then with one disc attached at another end will cause one torsion natural frequency. If shaft is fixed at one end, then total torsion natural frequency is equal to number of discs attached. If shaft is free at both ends, the total natural frequency will be number of discs minus one. जैसे दो है तो एक हो जाएगा, तीन है तो दो हो जाएगा। इसका मोड शेप देख लेते हैं। अगर डिस्क वाला देखते हैं, दो डिस्क है, एक प्लस में गया तो दूसरा माइनस गया, नेक्स्ट टाइम ये माइनस में चला जाएगा, ये प्लस। तो दिस अल्टरनेटिंग ट्विस्टिंग मूवमेंट होते रहता है। अगर डिस्क का एक एंड फिक्स है तो आप देखिए फिक्स एंड में एंगल डिफ्लेक्शन जीरो होता है क्योंकि एंड फिक्स है। तो एक प्लस में गया नेक्स्ट टाइम माइनस जाएगा। ये तो जस्ट एग्जांपल है, वैल्यू कैन बी एनी नंबर, एंड सो दिस ट्विस्टिंग मोशन इज कॉल्ड द टॉर्शन नेचुरल फ्रीक्वेंसी। एनालिसिस कैसे करना है टॉर्शन नेचुरल फ्रीक्वेंसी का? तो सेम थिंग, पहले आपको टॉर्शन नेचुरल फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना है, देन एक्साइटिंग फ्रीक्वेंसी निकालना है आपको, और बीच में सेपरेशन देखना है। इसमें 10% अलाउबल टॉलरेशन सेपरेशन इज अलाउड बिटवीन द नेचुरल फ्रीक्वेंसी एंड एक्साइटिंग फ्रीक्वेंसी। डिस्क फ्रीक्वेंसी के बारे में देखते हैं। डिस्क फ्रीक्वेंसी लाइक इम्पेलर है और व्हील बोलते हैं, उसका फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। तो डिस्क वाइब्रेट्स इन अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड डिस्क फ्रीक्वेंसी। इट डिपेंड्स ऑन नोडल डायमीटर एंड नोडल सर्कल्स। डिस्क फ्रीक्वेंसी इज कॉम्बिनेशन ऑफ नोडल डायमीटर एंड नोडल सर्कल्स। अभी देखिए नोडल डायमीटर नोडल सर्किल क्या होता है। द वर्ड nodal comes from node, which means there is no displacement of that point. This implies nodal diameter मतलब डायमीटर वेयर देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट। मान लीजिए ये डायमीटर को नोडल डायमीटर बोलेंगे, तो अगर ये पूरा डिस्क वाइब्रेट करेगा तो ये इस जगह कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, इसको बोलते हैं नोडल डायमीटर। सिमिलरली फॉर द नोडल सर्किल, अगर ये नोडल सर्किल है ना, पूरा डिस्क वाइब्रेट करेगा बट ये सर्किल के पास कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। तो मान लीजिए अगर एक नोडल डायमीटर है, तो अगर प्लस को मैं अपवर्ड करूं, माइनस को डाउनवर्ड, तो देखिए इस समय अप जा रहा तो ये डाउन जा रहा है, फिर नेक्स्ट टाइम ये डाउन जाएगा, ये अप जाएगा, बट इस नोडल डायमीटर में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। सिमिलरली फॉर नोडल सर्किल, पूरा ये बाहर वाला जो दिख रहा है ये अंदर जा रहा है, तो अंदर वाला बाहर जा रहा है, नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट में ये अंदर जाएगा और बाहर जाएगा, बट ये सर्किल में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। अभी देखिए और डिटेल में देखते हैं। वन नोडल डायमीटर, एक नोडल है तो हाफ पोर्शन अप जा रहा है, नीचे डाउन जा रहा है। सिमिलरली अगर टू नोडल है, ये देखिए इसमें नहीं होना चाहिए, तो एक प्लस में अप जा रहा है, दूसरे डाउन जा रहा है, तीसरा अप जा रहा है, फिर वो डाउन जा रहा है। तो इसमें देखिए ये डायमीटर में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, एक क्वाड्रेंट टाइप का मूवमेंट हो रहा है। टू नोडल डायमीटर वन सर्किल में देखिए डायमीटर में भी नहीं होना चाहिए, सर्किल में नहीं होना चाहिए, तो ये सेक्शन यहाँ से यहाँ अप जा रहा है तो ये सेक्शन डाउन जाएगा। फिर ये दोनों में नहीं होना चाहिए, तो अगर ये अप गया तो ये डाउन जाएगा, फिर ये अप जाएगा, सिमिलरली ये डाउन जाएगा, अप जाएगा, ये अप जाएगा, डाउन जाएगा। तो इस तरह से डिफरेंट नेचुरल फ्रीक्वेंसीज आर पॉसिबल विथ डिफरेंट नोडल डायमीटर एंड डिफरेंट नोडल सर्कल। एनालिसिस क्या करते हैं इसमें भी, यू हैव टू फाइंड द डिस्क फ्रीक्वेंसी, find the exciting frequency, and you have to see the separation between natural frequency and exciting frequency, and minimum 10% is allowed in this case also. अभी कुछ टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं कि यार फ्रीक्वेंसी बोलते किसको है। इसको रिपीट पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। एनी एक्टिविटी इज इज रिपीटिंग in 1 second is called frequency. So this that it can be lateral, it can be torsional, it can be any direction. So one repeat is equal to one cycle. So repeat per second is equal to cycle per second, है ना? And it is also called hertz. Cycle per second is also called hertz. But पूरे यूनिट को हम एंगुलर फॉर्म में भी रख सकते हैं। सपोज
इस शाफ्ट का सेंटर पोजीशन से नीचे गया तो मान लीजिए यहाँ से शुरू हुआ 90 डिग्री, फिर यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से 180 डिग्री, यहाँ सेंटर से फिर अप गया, यहाँ से 270, और टॉप से फिर सेंटर में आ गया ये जीरो। सो दिस इज वन रिपीट। तो वन रिपीट में कितना हुआ? 2 पाई, क्योंकि एक पूरे सर्किल में देखेंगे तो कोई भी रिपीट का ए वन रिपीट इजकल टू 2 पाई होता है। तो एंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना बहुत आसान हो गया है। तो अगर हर्ज है तो जस्ट उसको 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो बन जाएगा एंगुलर फॉर्म, रेडियन पर सेकेंड हो जाएगा। सपोज 10 रिपीट पर सेकेंड है तो 10 हर्ज हो गया, तो 2 पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 पाई रेडियन पर सेकेंड हो गया। सिमिलरली अगर हर्ज को आपको सीपीएम में कन्वर्ट करना है तो जस्ट 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सपोज 10 हर्ज है तो 60 से मल्टीप्लाई कर दे तो 600 साइकिल पर मिनट हो जाता है। रिवोल्यूशन पर शाफ्ट रोटेट हो रहा है, ये शाफ्ट इज रोटेटिंग, स्पिनिंग, तो इसका रिवोल्यूशन पर सेकेंड अगर है कुछ तो इसको कैसे करते हैं एंगुलर फॉर्म में? ये भी सेम होता है, एक कंप्लीट रोटेशन में भी ये 2 पाई के बराबर हो जाता है। तो अगर कन्वर्ट करना है तो वन रिवोल्यूशन इक्वल टू 2 पाई, तो इसको रिवोल्यूशन पर सेकंड को रेडियन करना है तो 2 पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सपोज शाफ्ट रिवॉल्व्स 10 रिवोल्यूशन पर सेकंड, तो हर्ट्ज कितना हो गया? 10 हर्ट्ज। एंड एंगुलर फॉर्म में क्या करेंगे? 10 इंटू 2 पाई इज 20 पाई रेडियन पर सेकंड। अगर रिवोल्यूशन पर सेकंड को रिवोल्यूशन पर मिनट करना तो जस्ट 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, विच इज इक्वल टू 600 आरपीएम। नेचुरल फ्रीक्वेंसी किसको बोलते हैं? इट इज इनहेरेंट प्रॉपर्टी दैट डिपेंड्स ऑन रोटर स्ट्रक्चर and it is calculated when external force is set to zero. In absence of external force, जब बाहर का फोर्स नहीं रहेगा उस समय जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होता है वैसे ही उसको ही नेचुरल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और इसका पूरा कैलकुलेशन हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, डेरिवेशन भी करेंगे कि हाउ नेचुरल फ्रीक्वेंसी इज कैलकुलेटेड इन डिफरेंट कंडीशन। एक्साइटिंग फ्रीक्वेंसी कितने होते हैं? जैसे रोटर का स्पीड इज वन ऑफ एक्साइटिंग फ्रीक्वेंसी जो कि लेटरल और क्रिटिकल स्पीड में यूज किया जाता है। इनलेट गाइड वेंस और इवन स्पीड ऑफ रोटर उस टॉर्शन में भी यूज किया जाता है। इनलेट गाइड वेन जो होता है, व्हील ब्लेड फ्रीक्वेंसी, डिफ्यूजर गाइड वेन, ये सब डिस्क फ्रीक्वेंसी के एक्साइटिंग फ्रीक्वेंसी हैं। डिस्क फ्रीक्वेंसी में यूज होते हैं एक्साइटिंग फ्रीक्वेंसी। और रेजोनेंस किसको बोलते हैं? when the natural frequency is equal to exciting frequency, resonance occurs which is detrimental to the rotor, so there should be sufficient separation between exciting frequency and natural frequency, जिसका हम डिस्कस अभी अभी क्या है। फ्लेक्सिबल रोटर ये क्या होता है? ये जस्ट डेफिनेशन है। वन रोटर इज सपोर्टेड बाय rigid bearing support and there is no movement or displacement of rotor as well as bearing at bearing location, and so rotor is called flexible. And rigid rotor, when rotor is supported by flexible bearing support and there is some movement or displacement of rotor as well as bearing at bearing location, and so rotor is called rigid. So in short, अगर बेयरिंग रिजिड है तो रोटर फ्लेक्सिबल हो गया, अगर बेयरिंग फ्लेक्सिबल है तो रोटर रिजिड हो जाएगा। एक फॉरवर्ड लेटरल नेचुरल फ्रीक्वेंसी एंड बैकवर्ड लेटरल नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या है इसको समझते हैं। ये शाफ्ट है, शाफ्ट स्पिन कर रहा है इस डायरेक्शन में, एंड व्हर्लिंग, ये शाफ्ट ये इधर है अभी इधर है, ये डायरेक्शन भी इधर ही है। अगर सेम डायरेक्शन में हो रहा है तो इसको बोलते हैं फॉरवर्ड लेटरल नेचुरल फ्रीक्वेंसी। अभी देखिए स्पिनिंग शाफ्ट का ऐसे है इस डायरेक्शन में, एंड व्हर्लिंग इस डायरेक्शन में अपोजिट हो गया, तो व्हर्लिंग मतलब शाफ्ट का डायरेक्शन ऐसे से शाफ्ट का बेंड है ना, बिकॉज ऑफ बेंड इट इज व्हर्लिंग लाइक दिस, बट इट इज स्पिनिंग लाइक दिस। ये शाफ्ट स्पिन एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है इस डायरेक्शन में, यू सी देखिए ये शाफ्ट इधर है, इस डायरेक्शन में क्या हुआ? ऑपोजिट टू द व्हर्लिंग, एंड इसको बोलते हैं बैकवर्ड लेटरल नेचुरल फ्रीक्वेंसी। सो जितने भी फॉरवर्ड लेटरल लेटरल नेचुरल फ्रीक्वेंसी हो तो उसी को हम क्रिटिकल स्पीड बोलते हैं, एंड दिस इज नॉट कंसिडर फॉर एनालिसिस पर्पस। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।